Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Sayyid Ahmad Gilani. Today's video is the continuation of unit number 5 from second year English book. In this video we will be talking about the grammar portion of first part of unit 5, formal and lexical aspects of language. Lexical means something related to vocabulary and formal means something related to structure. तो हम इसमें adverb की बात करेंगे आज. एडवर्ब को अगर आप देखें तो एडवर्ब की स्पेलिंग में ए डी और फिर वर्ब लिखा हुआ है, तो ए डी का मतलब है ऐड. तो यहाँ से हमारे माइंड में एक चीज बैठ सकती है कि एडवर्ब का मतलब है टू ऐड समथिंग विद द वर्ब. तो जब हम वर्ब के साथ कुछ लगाते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन उसके बारे में हमें कोई वर्ड एक्स्ट्रा देता है, तो उसको हम एडवर्ब कहते हैं. ये तो होगी एक बात. लेकिन एडवर्ब हमें सिर्फ वर्ब के बारे में नहीं बताता, ये हमें कभी कभी एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है और कभी कभी ये हमें दूसरे जो एडवर्ब्स हैं उनके बारे में भी बताता है. ये 3 सेंटेंसेस हैं आपकी बुक पे और इस वक्त हम पेज 177 पे आपकी बुक पे. राना रन्स क्विकली, दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो, गुल रीड्स क्वाइट क्लियरली. अब इसमें आप देखें राना रन्स क्विकली. अब रन्स जो है उसके भागने का जो अमल है, जो वर्ब है, उसके बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन इस क्विकली का जो वर्ड है इससे मिल रही है. तो इसका मतलब है ये क्विकली इस रन को ज्यादा मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया यहाँ पे. दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो. अब जो वेरी है ये हमें इस मैंगो के बारे में बता रहा है, लेकिन यहाँ पे ये मॉडिफाई कर रहा है स्वीट को, और स्वीट जो है वो एडजेक्टिव है, तो ये वेरी एडजेक्टिव को भी बता रहा है और ये वेरी यहाँ पे एडवर्ब है. गुल रीड्स क्वाइट क्लियरली. अब क्लियरली ऑलरेडी एक एडवर्ब है हमारे पास, लेकिन उसको मजीद इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन हमें इस क्वाइट से मिल रही है, इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये एडवर्ब है. तो इन 3 सेंटेंस से हमें पता लगा कि एडवर्ब सिर्फ हमें वर्ब के बारे में नहीं बताता, बल्कि ये हमें एडजेक्टिव के बारे में बताता है, ये हमें दूसरे एडवर्ब्स के बारे में बताता है. यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो एडवर्ब है वो 90% ly के साथ एंड होते हैं, लेकिन 10% फिर भी ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनके आखिर में ly नहीं आता. अब सेंटेंस नंबर 1 में अब देखें, और एडवर्ब के लिए एक और बात भी अपने माइंड में बिठा लें कि एडवर्ब हमें 5 क्वेश्चंस के आंसर देता है. हाउ, एक काम कैसे होता है, व्हेन, कब होता है, वेयर, कहाँ पे होता है, व्हाई, क्यों होता है, और टू व्हाट एक्सटेंट, और कितनी हद तक होता है. ठीक है, ये सारी एडवर्ब जो है और कितना फ्रीक्वेंट होता है ये हमें एडवर्ब बताता रहता है. सेंटेंस 1 में देख लें क्विकली, हमें बताता है कि हाउ. सेंटेंस 2 में देख लें वेरी मतलब हाउ मच, क्या डिग्री है उसकी. सेंटेंस 3 में हाउ फार, टू व्हाट एक्सटेंट. ये तीनों चीजें जो हमें एडवर्ब जो है वो बताता है. इसके अलावा जो है वो वेयर का भी बताता है, वाई का भी बताता है और व्हेन का भी बताता है. अ वर्ड जो कि मॉडिफाई करता है वर्ब के मीनिंग को, एडजेक्टिव को, अनदर एडवर्ब को, उसको हम एडवर्ब कहते हैं. अब इसकी डेफिनेशन ये बार बार यहाँ पे वही रिपीट कर रहे हैं. अब इन द फॉलोइंग सेंटेंस एडवर्ब्स मॉडिफाई फ्रेज. अब ऊपर जितने हमने वर्ड्स देखे हैं वो एक वर्ड, सिंगल वर्ड है एडवर्ब, जो कि एक ही वर्ड को मॉडिफाई कर रहे हैं. लेकिन कभी कभार ऐसे भी होता है कि एक एडवर्ब होता है वो पूरे फ्रेज को मॉडिफाई करता है. अब जैसे देखें, शी वॉज सिटिंग क्लोज बिसाइड हिम. अब ये जो बिसाइड हिम है इसको ये मॉडिफाई कर रहा है क्लोज. अब क्लोज जो है वो बिसाइड हिम को मॉडिफाई कर रहा है, ये क्लोज जो है पूरे फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है, एक से ज्यादा वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है. यहाँ पे एट व्हाट आवर इज द सन राइट अबव अस, ये जो राइट है अबव अस को ये मॉडिफाई कर रहा है. हैव यू रेड ऑल थ्रू दिस बुक, थ्रू दिस बुक को ये ऑल जो है ये मॉडिफाई कर रहा है. शी वॉज ड्रेस्ड ऑल इन वाइट, ये ऑल जो है इन वाइट को मॉडिफाई कर रहा है. ही पेड हिज डेट्स डाउन टू द लास्ट फार्थिंग, ये डाउन जो है ये टू द लास्ट फार्थिंग को मॉडिफाई कर रहा है. अच्छा, एडवर्ब जो है वो सेंटेंस में कहीं पर भी लग सकता है, लेकिन जहां जहां भी लगता है उसका फंक्शन चेंज होता है. कभी वो एक वर्ड को मॉडिफाई करता है, मतलब कभी वो हमें वर्ब के बारे में बताता है, कभी वो हमें एडजेक्टिव के बारे में बताता है, कभी वो हमें दूसरे एडवर्ब्स के बारे में बताता है, कभी वो पूरे फ्रेज को मॉडिफाई करता है, कभी वो पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है. तो एडवर्ब जो है वो बहुत ज्यादा उसके मल्टीपल फंक्शंस हैं. अब नीचे देखते हैं कि यहाँ पे एडवर्ब जो है वो यहाँ पे सेंटेंस को मॉडिफाई करे. ऊपर हमने देखा एडवर्ब एक वर्ड को मॉडिफाई किया, यहाँ हमने देखा एडवर्ब फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे एडवर्ब सेंटेंस को मॉडिफाई करें. लेकिन इसका फंक्शन एक है, ये आपने माइंड में रखें, ये हमें उन्हीं 5 सवालों के जवाब देता है. ठीक है, कि एक काम कब हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, कहां पर हुआ है और कितनी हद तक होता है. एडवर्ब्स यहाँ पे आप पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करा. ये देखिए प्रॉबेबली लिखा हुआ है, प्रॉबेबली ही इज मिस्टेकन. ही इज मिस्टेकन एक पूरा सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है. इस सेंटेंस को प्रॉबेबली जो है वो मॉडिफाई कर रहा है. एक वर्ड है शुरू में लगा दिया और पूरा सेंटेंस उसने मॉडिफाई कर दिया. यहाँ पे पॉसिबली है, इसने पूरा सेंटेंस यहाँ पे इट इज एज यू से इसको मॉडिफाई कर दिया. एविडेंटली है, इसने यहाँ पे पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर दिया. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं.
अनफॉर्चुनेटली नो वन वॉज प्रेजेंट देयर। अनफॉर्चुनेटली जो है इसने यहाँ पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर दिया। लकीली ही स्केप्ड अनहर्ट, यहाँ पे लकीली ने पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर दिया। तो ये तो हो गई एडवर्ब्स की, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसकी काइंड्स की तरफ। अच्छा, एडवर्ब्स की काइंड्स बहुत ही आसान है समझना। ये एडवर्ब की काइंड्स उन्हीं 5 सवालों के आंसर हमें देती है, तो उसके काइंड्स बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमें बताता है एडवर्ब के काम जो है वो कब हुआ है, कब हुआ है, किस वक्त हुआ है, तो उसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। मतलब उन्हीं 5 सवालों के जवाब हमें मिलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा आई हैव हर्ड दिस बिफोर, ये जो बिफोर है ये टाइम को मेंशन कर रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। आई शैल नाउ, अभी इसी वक्त, ये नाउ जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है। आई हैड अ लेटर फ्रॉम हिम लेटली, ये भी टाइम को मेंशन कर रहा है कि बाद में, ताखीर के साथ। डेली, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। ऑलरेडी, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। यहाँ पे आप देख लें सिंस, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। फॉर्मली लिव्ड हियर, गुप्ता फॉर्मली लिव्ड हियर, ये भी टाइम को शो कर रहा है कि कब वहां पे रहा है। द डे ही अराइव्ड लेट, ये लेट भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो मतलब ऐसा वर्ड जो कि एडवर्ब का फंक्शन प्ले कर रहा हो और टाइम बता रहा हो, मतलब 5 क्वेश्चंस में से हमें व्हेन का आंसर दे रहा हो, तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। दूसरा मैंने आपको कहा था, ये हमें ये बताता है कि एक काम कितना हुआ है, किस हद तक हुआ है, उसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, तो ट्वाइस मतलब 2 दफा हुआ है, मैंने 2 दफा तुम्हें बताया है, तो यहाँ पे ट्वाइस जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ही ऑफन, वो अक्सर मेक मिस्टेक्स, अक्सर गलतियां करता है, तो अक्सर जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे अगेन आ गया है, कितनी बार करता है, बार बार करता है, तो अगेन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंटली, बार बार, वंस, एक बार, सेल्डम, कभी कभी, और आखिर में ऑलवेज, हमेशा। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये फ्रीक्वेंसी को शो कर रहे हैं, इसलिए इसका हम इसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये तीसरा हमें वेयर का आंसर देता है, जो मैंने आपको पहले कहा था कि ये हमें बताते हैं कि काम कब हुआ है। तो ये भी बहुत ही आसान है। स्टैंड हेयर, यहाँ पर खड़े हो जाओ, तो यहाँ पे जो है वो जगह है, तो इसलिए ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। द लिटिल लैम्ब फॉलोड मैरी एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब हर जगह, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रेज है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। गो देयर, यहाँ पे देयर जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ही लुक्ड अप, अप जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है। विद इन हो गया, यहाँ पे अवे हो गया, सारे एडवर्ब ऑफ प्लेसेस हैं। अब मैंने आपको कहा था ये एक और हमें आंसर चौथा देता है किस चीज का, कि काम कैसे हुआ है, हाउ, मैनर क्या है उसका, तो उसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। अबरार रीड्स क्लियरली, कैसे पढ़ता है, क्लियरली पढ़ता है, तो ये जो क्लियरली है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। कैसा लिखा है उसने स्टोरी, कहानी कैसी लिखी है, द स्टोरी इज वेल रिटन, ये जो वेल है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, साउंडली एडवर्ब ऑफ मैनर है। स्लोली एंड सैडली एडवर्ब ऑफ मैनर है। यहाँ पे सो एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो यहाँ पे एक नोट आपके लिखा गया है कि इस क्लास में वो सारे एडवर्ब्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं जो कि एडजेक्टिव से निकले हैं और उनके आखिर में ly लगा है। और आखिरी मैंने आपसे कहा था कि हमें बताता है कि कितना ज्यादा, किस एक चीज की, एक काम की डिग्री क्या है, हद क्या है, तो ये उसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी कह सकते हैं उसको। ही वॉज टू केयरलेस, अब बहुत ज्यादा केयरलेस है, तो बहुत ज्यादा जो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप, ऑलमोस्ट मतलब तकरीबन, यहाँ पे ऑलमोस्ट है। आई एम फुली प्रिपेयर्ड, यहाँ पे फुली है। द सी इज वेरी स्टॉर्मी, बहुत ज्यादा जो है ना तूफानी है जो समंदर है वो बहुत ज्यादा, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री है। मतलब डिग्री बता रहा है ना, एक हद बता रहा है कि क्या हद हो सकती है एडवर्ब की। तो जो हद हमें बताता है, जो डिग्री बताता है, उसको हम एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी कहते हैं। यहाँ पे सो है, यहाँ पे ऑल टुगेदर है, जो है वो पहले से इन्होंने इटैलिक्स में लिखे हुए हैं। यहाँ पे नो बेटर है, यहाँ पे प्रिटी है, यहाँ पे एनी है। इसके अलावा एक और है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। अफर्मेशन कहते हैं मानने को किसी बात का, जिसे जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, जिसमें आप जिसमें किसी परमिशन का हमें पहलू नजर आता है, या एक चीज जो होने वाली होती है, या एक चीज जो है वो आसान कर दूं मैं आपके लिए और भी, कि एक चीज जो पॉजिटिव है और यकीनी तौर पर जो काम होता है उसके लिए हम अफर्मेशन, मतलब जो अफर्म्ड है, जो यकीनी तौर पे एक काम होते हैं उनके लिए उनको अफर्मेशन कहते हैं। नेगेशन वो कहते हैं जिसमें इनकार आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखें ऐसे एडवर्ब्स जो कि ये बताते हैं कि इसमें ये काम होना है या नहीं होना, तो उसको एफर्मेशन और निगेशन कहते हैं। यहाँ पे श्योरली यू आर मिस्टेकन, श्योरली मतलब यकीनी तौर पे तुम गलत हो, तो इस श्योरली को एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन कहते हैं। ही सर्टेनली वेंट, ये सर्टेनली जो है यकीनी तौर पे यहाँ पे ये एडवर्ब है। आई डू नॉट नो हिम, डू नॉट, ये जो नॉट है ये एडवर्ब ऑफ निगेशन है क्योंकि इसमें इनकार का जिक्र आ रहा है। फिर एक एडवर्ब ऑफ रीजन, मैंने आपको बताया था काम क्यों हुआ है। He is hence unable to refute the charge. Hence जो है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ रीजन है। He therefore left school. Therefore जो है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ रीजन को शो कर रहा है, मतलब इससे वजह पता चलती है हमें।
फिर सम ऑफ एडवर्ब्स में बिलोंग टू मोर देन वन क्लास। अब एक कुछ एडवर्ब्स ऐसे हो सकते हैं कि जो एक और मतलब जितने क्वेश्चंस मैंने बताया उसे एक क्वेश्चन से ज्यादा कभी आंसर दे सकते हैं। उनमें मतलब शी सिंग्स डिलाइटफुली, अब ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। द वेदर इज डिलाइटफुली कूल, अब यहाँ पे यही डिलाइटफुली एडवर्ब ऑफ डिग्री बन गया। डोंट गो फार, अब ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ही इज फार बेटर नाउ, अब यही फार जब इधर आ गया तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री बन गया। तो मतलब ऐसे कुछ एडवर्ब्स होते हैं कि जो एक से ज्यादा भी फंक्शन प्ले कर सकते हैं। The above all examples, ये जितनी ऊपर सारी examples हैं of simple adverbs, ये सारे simple adverbs हैं। Yes and no, when they are used to themselves, are equivalents of sentences. Have you typed the letter? Yes. Here, yes stands for the sentence. I have typed the letter. अब यहाँ पे yes और no का मतलब ये है कि अगर आपसे एक सवाल किया जाए और उसका आंसर आपने yes और no का देना और आप सिर्फ yes कहते हैं तो वो पूरे सेंटेंस के ही जो है ना वो इक्विवेलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपने हमारे साथ चलना है, आर यू गोइंग विद अस, आप कहते हैं यस, तो वो जो आपका यस है वो पूरे सेंटेंस के इक्विवेलेंट है, क्योंकि आपने दोबारा ये नहीं कहते यस आई एम गोइंग विद यू, तो उससे कहने के जब यस कहते हो तो उसका मतलब यही होता है कि आई एम गोइंग विद यू। तो इसमें यस और नो की जो बात बताई जा रही है कि सिर्फ एक यस लिखने से भी आप वो आपका यस जो है वो पूरे सेंटेंस का इक्विवेलेंट हो जाता है, जिसमें सिर्फ उसमें जिसमें आपको यस और नो का आंसर देना होता है। आर यू गोइंग टू जापान? नो, यहाँ पे नो जो है उसका पूरा मतलब है आई एम नॉट गोइंग टू जापान। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी यहाँ पे। और इसके नीचे की जो एक्सरसाइज है वो इसी चीजों से रिलेटेड है। ये एक्सरसाइज खुद करें आप लोग। एक्सरसाइज 2 पे हम आए हैं। फॉर्म सेंटेंसेस टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, वन एज एडजेक्टिव्स, सेकंड एज एडवर्ब्स। अब यहाँ पे हमने इनको सेंटेंस बनाना है। ये अब सेंटेंस तो फिर आप खुद बनाएं और एक सेंटेंस इसको आप बनाएं कि जिसमें इलस्ट्रेट द यूज ऑफ फॉलोइंग, जिसमें ये जितने वर्ड्स हैं एडजेक्टिव करके बनाएं उनको, फिर एडवर्ब्स करके बनाएं। सम एडवर्ब्स हैव टू फॉर्म्स, कुछ एडवर्ब्स होते हैं जिनकी दो फॉर्म्स होती हैं, वो एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और वो एडवर्ब भी हो सकते हैं। Some adverbs have two forms, the form ending in ly and the form which is the same as adjective. अब यहाँ पे he sings very loud, he sings very loudly। अब यहाँ पे loud जो है वो adjective, loudly के साथ ly लगा दिया तो वो हो गया adverb। लेकिन कभी कभी sometimes however the two forms of adverb have different meaning। कभी कभी एक ही किस्म के जो होते हैं एडवर्ब्स होते हैं दो फॉर्म्स में, उनके मीनिंग्स भी डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे राना वर्क्स हार्ड, अब यहाँ पे हार्ड का मतलब है बहुत ज्यादा मेहनत करना, डिलीजेंटली, केयरफुली। लेकिन यहाँ पे हार्डली जब हार्ड जो एडजेक्टिव है उसके साथ जब हम ly लगाते हैं, जब वो एडवर्ब बनता है तो उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। आई कुड हार्डली रिकॉग्नाइज हिम, हार्डली का मतलब है बहुत मुश्किल से, बहुत कम। इसी तरह स्टैंड नियर, ऑपोजिट टू नियर का मतलब है कि नजदीक खड़े होना। He arrived late, opposite to early। अब ये जो arrived late है, यहाँ पे late ये opposite है early का, near opposite है distant का। I have not seen him lately, अब ly जब हमने इसके साथ लगा लिया lately, इसका मतलब हो गया recently। तो इसी तरह जब हम ly लगाते हैं तो उसका कभी मतलब भी चेंज हो जाता है। अब ये near का इन्होंने यहाँ पे नहीं बनाया हुआ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ near के साथ जब हम ly लगा देते हैं तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि बिल्कुल तकरीबन, मतलब I have nearly finished my work, ठीक है, तो वो तकरीबन में चेंज हो जाता है। I am pretty, pretty यहाँ पे मतलब है फेयरली, खूबसूरत, श्योर ऑफ द फैक्ट। ये है she is prettily dressed, यहाँ पे prettily dressed का मतलब है बहुत खूबसूरत तरीके से उसने कपड़े पहने हुए, बहुत खूबसूरत शानदार कपड़े पहने हुए। यहाँ पे I am pretty का मतलब है tolerably, बर्दाश्त करना, या फेयरली, या किसी उसके बारे में फेयरली का मतलब है कि किसी मुनासिब हद तक आपको एक चीज़ का पता हो, श्योर ऑफ द फैक्ट, ये सच्चाई का, तो उसके लिए आप प्रिटीली, हम कहते हैं ना आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। तो प्रीटी श्योर अबाउट इट का मतलब है कि मुझे यकीन है कि ये बात जो मैं कहने जा रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक है। फिर सम एडवर्ब्स आर यूज्ड एज नाउन आफ्टर प्रपोजिशन, कुछ एडवर्ब्स होते हैं वो नाउन की तरह फंक्शन प्ले करते हैं और वो प्रपोजिशन के बाद आते हैं। जैसे ही लिव्स फार फ्रॉम हेयर, अब फार जो है ये फार, फ्रॉम हेयर जो है ये दिस प्लेस, यहाँ पे ये जो फंक्शन प्ले कर रहा है वो नाउन का फंक्शन प्ले कर रहा है। ही कम्स फ्रॉम देयर, ही कम्स फ्रॉम देयर, अब देयर यहाँ पे दैट प्लेस, हेयर यहाँ पे दिस प्लेस। आई हैव हर्ड दैट बिलो नाउ, सॉरी बिफोर नाउ, दिस टाइम, अब ये नाउ जो है वो दिस टाइम के उसको कर रहा है, डिनोट कर रहा है। बाय देन दैट टाइम द पुलिस अराइव्ड ऑन द सीन, सिंस when, अभी जो when है ये बता रहा है what time have you taken to smoking, the rain comes from above, अब ये rain noun है यहाँ पे,
यहाँ पे आई नाउन है, यहाँ पे ही प्रोनाउन है, यहाँ पर भी ही प्रोनाउन है। तो कुछ एडवर्ब्स जो होते हैं, सम एडवर्ब्स आर यूज्ड एज नाउन्स। यहाँ पे जो हेयर है वो एक जगह के बारे में, मतलब दिस प्लेस, देयर भी एक जगह है, दैट प्लेस, नाउ भी जगह है, दिस टाइम, और देन है, दैट टाइम, व्हेन है, व्हाट टाइम, ये सारे एज अ नाउन यूज हुए हैं यहाँ पे। अबव, रेन कम्स फ्रॉम अबव, ये सारे नाउन। तो कभी कभी एडवर्ब जो है ना वो नाउन के फंक्शन भी प्ले करता है प्रेपोजिशन के बाद, यूज्ड एज नाउन आफ्टर प्रेपोजिशन। ठीक है, तो ये प्रेपोजिशन देखो, यहाँ पे फ्रॉम प्रेपोजिशन है, यहाँ भी फ्रॉम है, यहाँ बिफोर प्रेपोजिशन है, यहाँ पे देन प्रेपोजिशन है, सॉरी बाय प्रेपोजिशन है, यहाँ पे जो है सिंस है, और यहाँ पे अबव है। तो ये सारी प्रेपोजिशंस हैं। यहाँ पे जब एडवर्ब आपने निशानी रखनी है कि प्रेपोजिशन के बाद अगर आता है तो वो एज अ नाउन होता है। ठीक है जी। पेज 185 पे सर्टेन एडवर्ब समटाइम्स सीम टू बी यूज्ड एज एडजेक्टिव्स व्हेन सम पार्टिसिपल और एडजेक्टिव इज अंडरस्टूड। कुछ एडवर्ब्स होते हैं वो समटाइम्स सीम टू बी यूज्ड, वो ऐसा लगता है कि एडजेक्टिव्स की तरह यूज हो रहे हैं जब कुछ पार्टिसिपल या एडजेक्टिव को समझा जा सके। द देन किंग, द देन किंग का मतलब है, अच्छा आप पुराने ज़माने में या गुजरे हुए ज़माने में जब आप किसी बादशाह की जिक्र करते हो, किसी स्पेसिफिक टाइम का जिक्र करते हो और उसमें किसी बादशाह का जिक्र करते हो या किसी गवर्नमेंट का जिक्र करते हो, किसी चीज़ का भी जिक्र करते हो, तो फिर हम देन लगा देते हैं। द देन किंग का मतलब है वो बादशाह की जो उस वक्त रूल कर रहा था, उस जमाने का बादशाह। हम कहेंगे दैट किंग की जगह हम कहते हैं द देन किंग। द किंग देन रीनिंग। अ डाउन ट्रेन, अ डाउन ट्रेन, अ डाउन गोइंग ट्रेन, ऐसी ट्रेन जो कि नीचे की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे एन अप ट्रेन, एन अप गोइंग ट्रेन। अब यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि किंग तो नाउन है और ये देन इसी के बारे में बता रहे, तो ऐसा लगता है कि ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। ट्रेन जो है वो नाउन है, डाउन उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है। इसी तरह ट्रेन को यहाँ अप मॉडिफाई कर रहा है, तो ये ऐसा लगता है कि ये सारे जो हैं वो एडजेक्टिव्स हैं। और इसको समझना हमें, मतलब ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसे खास एडवर्ब्स होते हैं कि वो जब यूज, लेकिन है यहाँ पे ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब ये यहाँ पे क्योंकि ये किसी टाइम को मेंशन कर रहा है या किसी जगह का मेंशन कर रहा है, किसी प्लेस को मेंशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये लगते हैं एडजेक्टिव की तरह। व्हेन सम पार्टिसिपल और एडजेक्टिव इज अंडरस्टूड। द अबव स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट मेड अबव। अब ये द अबव स्टेटमेंट है, अबव स्टेटमेंट हम अक्सर कहते हैं द अबव मेंशन पॉइंट्स, तो ये उसकी जगह एग्जांपल आपको दी गई है। तो ये भी इसी तरह के स्टेटमेंट नाउन है और अबव उसको कर रहा है, तो ये ऐसा लग रहा है कि एडजेक्टिव है। In the following sentences, the is not the definite article but an old demonstrative pronoun as an adverb. ये जो आपको सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें जो द है इज नॉट द डेफिनेट आर्टिकल। यहाँ पे आपको पता होगा कि जो आर्टिकल्स हैं उसमें हमारे पास दो आर्टिकल होते हैं, एक इनडेफिनेट होता है जिसमें ए और एन आता है और एक डेफिनेट होता है जिसमें द आता है। तो वो कहते हैं कि जो फॉलोइंग सेंटेंस में जो द है वो डेफिनेट आर्टिकल नहीं है बल्कि एन ओल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये एक पुराना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कि एडवर्ब करके यूज हुआ है यहाँ पे। द मोर द मैरियर, आपने भी सुना होगा ना कि द मोर यू स्टडी द मोर यू get marks, या the more you struggle the more you work hard the more you get results, ये जो आता रहता है इस तरह। तो ये जो इसमें जो द आता है ये डेफिनेट आर्टिकल नहीं है बल्कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कि एडवर्ब बन के यूज हुआ है। द मोर द मैरियर, द फ्यूअर द बेटर, द सूनर द बेटर, he has tried it as and is so much the better for it। तो इसमें जो द यूज हो रहा है ये जो द है ये सारा यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल नहीं है बल्कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ है उसके बारे में, लेकिन हुआ यूज जो है इसका जो फंक्शन है वो एडवर्ब ही है। सो इट विल बी नोटिस दैट द इज यूज्ड एज एन एडवर्ब ओनली विद एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इन द कंपैरेटिव डिग्री। तो ये आपने इट विल बी नोटिस्ड, ये नोट आपने जहन में बैठाना है कि जो द है वो एडवर्ब यूज होगा तब जब वो एक एडजेक्टिव के साथ आए या किसी और एडवर्ब के साथ आए कंपैरेटिव डिग्री में। अब यहाँ पे नाउन एक्सप्रेसिंग एडवर्बियल रिलेशंस, अब यहाँ पे कुछ नाउन्स हैं जो कि एडवर्बियल रिलेशन को बता रहे हैं, टाइम, प्लेस, डिस्टेंस, वेट, मेजरमेंट, वैल्यू, डिग्री और द लाइक और ऑफन यूज्ड एज एडवर्ब्स थस। अब द सीज लास्टेड अ वीक, अब ये जो वीक है ये एडवर्ब है। ही वेंट होम, होम एडवर्ब ऑफ प्लेस है। द लोड वेज 3 टन्स, टन्स। द आर्मी एडवांस अ फ्यू यार्ड्स, यहाँ पे यार्ड्स है। द वोंड वाज स्किन डीप, स्किन। दिस वाज लास्ट मी अ मंथ, अब यहाँ पे अ मंथ। तो ये सारे नाउन्स हैं लेकिन इनका एक्सप्रेशन जो है वो एडवर्बियल है। सारे नाउन्स हैं लेकिन फंक्शन या एक्सप्रेशन सारा एडवर्ब वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते।
वी वॉकड 5 miles, इसमें भी माइल्स, इट मेजर्स 5 feet, ये भी फीट, द वॉच इज वर्थ 50 रुपीज, 50 यहाँ पे 50 नहीं रुपीज जो है यहाँ पे है नाउन, लेकिन वो जो फंक्शन उसका एडवर्ब का है. अ नाउन सो यूज्ड इज कॉल्ड एन एडवर्बियल एक्यूजेटिव. समटाइम्स वर्ब्स आर यूज्ड एज एडवर्ब्स, एज smack went the whip. अब यहाँ पे a noun है, a noun so used, इस तरह मतलब हो नाउन लेकिन यूज हो एडवर्ब के उस फंक्शन में, तो उसको हम एडवर्बियल एक्यूजेटिव कहते हैं. समटाइम्स वर्ब्स आर यूज्ड एज एडवर्ब, समटाइम्स जो है जो वर्ब्स हैं वो एडवर्ब की तरह यूज होते हैं, जैसे स्मैक वेंट द विप, ये एक एग्जांपल आपको दी गई है, स्मैक वेंट द विप. अब यहाँ पे जो वेंट है ये है तो वर्ब, लेकिन फंक्शन इसका यहाँ पे एडवर्ब का है. मतलब ये सारा आपने समझना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, आपने खुद देखना है कि कौन सा वर्ड किसको मॉडिफाई कर रहा है. तो एडवर्ब जो है वो नाउन भी हो सकता है, एडवर्ब अब आपने देखा नाउन बन के भी मॉडिफिकेशन कर रहा है, एडजेक्टिव बन के भी मॉडिफिकेशन कर रहा है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर रहा है, दूसरे एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को भी मॉडिफाई कर रहा है. इसका मतलब बहुत ज्यादा मल्टीपल फंक्शंस हैं इसके. अब यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब आ जाता है. कुछ एडवर्ब्स जैसे एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं, आपको पता होगा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव, इस तरह इसकी भी होती हैं, एडवर्ब की भी होती हैं, इनकी भी डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की तरह. अगर जो एडवर्ब है, इफ द एडवर्ब इज ऑफ 1 syllable वी फॉर्म द कंपैरेटिव एंडिंग. अगर एडवर्ब का एक ही सिलेबल है, सिलेबल वो होता है कि स्मॉलेस्ट पार्ट या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड. जब हम किसी वर्ड को ब्रेक डाउन करते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो हम सिलेबल्स में डिवाइड करते हैं. तो अगर एक एडवर्ब का सिर्फ एक सिलेबल है, तो फिर जब हम उसकी कंपैरेटिव डिग्री उसको जब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं, तो हम उसके आखिर में ER लगाते हैं, और सुपरलेटिव में हम उसके साथ EST लगाते हैं. पॉजिटिव जिस तरह होते हैं, पॉजिटिव के बाद उसको हम EST में लगाते हैं, तो वो सुपरलेटिव. जैसे फास्ट है, अब ये एक ही सिलेबल है, और सिलेबल का मैं आपको बता दूं कि सिलेबल कैसे डिवाइड करते हैं. जब आप किसी वर्ड को डिवाइड करोगे तो सिलेबल में आपके पास एक वॉल जरूर आना चाहिए, AEIOU में से एक जरूर आना चाहिए. अगर वो नहीं है तो फिर वो सिलेबल नहीं है. अब ये फास्ट का सिलेबल बनता नहीं है, क्योंकि अगर हम FA को हटा दें तो FA ST, तो ST तो पीछे कुछ ST जो है, अगर FA को हटा दें, इसमें हम देखें A है और ST में तो A नहीं है, तो ये सिलेबल नहीं बन सकता. तो FAST एक ही वर्ड है, एक ही सिलेबल है. इसके साथ हम ER लगा दिया, फास्टर हो गया, और T के साथ EST लगा दिया, ये फास्टेस्ट हो गया. इसी तरह हार्ड है, इसी तरह लॉन्गर है, इसी तरह सून है. ये सारे जो हैं ये पॉजिटिव हैं, ये कंपैरेटिव हैं, ये सुपरलेटिव डिग्रीज हैं. इसी तरह राना रन्स फास्टर कंपैरेटिव है, हारिस रैन फास्टर ऑफ ऑल, ये फास्टेस्ट ऑफ ऑल आएगा यहाँ पे, फास्टेस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ पे फिर फास्टर नहीं आना चाहिए, क्योंकि फास्टर जो है ये यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है. तो इन्होंने अगर ब्रैकेट में सुपरलेटिव लिखा हुआ है तो हारिस रैन फास्टेस्ट ऑफ ऑल आएगा, यहाँ पे फास्टर नहीं आता. ठीक है, बुक में थोड़ा सा गलत होगा. एडवर्ब्स एंडिंग इन ly फॉर्म द कंपैरेटिव बाय एडिंग मोर एंड द सुपरलेटिव बाय एडिंग मोस्ट. जो एडवर्ब्स हैं जिनके आखिर में ly आता है, अब देखें यहाँ पे तो ly नहीं है, कहीं पर भी नहीं है. ठीक है, लेकिन कुछ एडवर्ब्स हैं जिनके आखिर में ly आता है. ज़्यादातर जो ly आता है उनको जब हम कंपैरेटिव में चेंज करते हैं तो उसके साथ हम मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव के साथ मोस्ट लगाते हैं. जैसे स्विफ्टली, मोस्ट स्विफ्टली, मोस्ट स्विफ्टली. स्किलफुली, मोर स्किलफुली, मोस्ट स्किलफुली. अब्दुल प्लेड स्किलफुली, ये पॉजिटिव है. अगर अब्दुल और करीम और अब्दुल का यहाँ पे कंपैरिजन है तो फिर मोर स्किलफुली आ जाएगा, और सबसे ऊपर हाईएस्ट डिग्री पे रखना है किसी को तो फिर मोस्ट स्किलफुली आ जाएगा. ठीक है, अगर ly आता है तो फिर मोर और मोस्ट लगाते हैं, अगर ly नहीं आता तो फिर हम ER और EST लगाते हैं. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. 187. I came early this morning, Abrar came earlier, Sufyan came earliest of all. अब earliest of all जो है यहाँ पे superlative degree. It will be noticed that only adverbs of manner, degree and time admit of comparison. ऐसे यहाँ पे एक चीज़ आपने देखनी है कि सिर्फ adverb of manner जो है, जो हमें how का आंसर देता है, degree how much का आंसर देता है, to what extent, और time जो है हमें, ये जो है इनमें सिर्फ comparison हो सकता है. Many adverbs from their nature cannot be compared. ज़्यादातर adverbs जो होते हैं उनकी nature ऐसी होती है कि उनको हम compare नहीं कर सकते, जैसे कि now हो गया, then हो गया, where, there, once, ये compare नहीं हो सकते. कुछ जो है बहुत common adverbs होते हैं, उनकी कंपैरेटिव और सुपर डिग्री जो होती हैं इररेगुलर होती हैं, मतलब वो सेम नहीं होती. जैसे बैडली का वर्स, वर्स्ट, वेल का बेटर, बेस्ट, मच का मोर, मोस्ट, लिटिल का लेस और लीस्ट. इसमें नियर, नियरर, नेक्स्ट, फार, फार्दर, फार फर्दर, लेट, लेटर, लास्ट, ये सारे इररेगुलर इसलिए क्योंकि ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव इनकी स्पेलिंग भी चेंज हो जाती है, वर्डिंग भी चेंज हो जाती है. राना राइट्स वेल, अंजम राइट्स बेटर, एब्रार राइट्स बेस्ट.
तो वेल, बेटर, बेस्ट. डू यू वर्क मच? आई वर्क मोर. हारिस वर्क्स मोस्ट. अब हम आते हैं पेज 191 पे, क्योंकि पहले जो पेजेस हैं उसमें वही उसी एक्सरसाइज है, वो आपने खुद करनी है. मैंने आपको समझा दी, एक्सरसाइज खुद करने की कोशिश करें, वो आसान होगी आपके लिए अगर आपको सही समझ आ गई है तो. अब आते हैं पेज 191 में. अब हमने देखना है कि एडवर्ब की जो पोजीशन है वो सेंटेंस में कहाँ पे लगती है. तो वो एडवर्ब जो हमें हाउ का आंसर देते हैं कि काम कैसे हुआ है, उसकी पोजीशन सेंटेंस में ऐसी आती है कि वो ज्यादातर जो है वो वर्ब के बाद लगते हैं. सेंटेंस में जब वर्ब आ जाए तो उसके फौरन बाद जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर लगता है, या फिर वो ऑब्जेक्ट के बाद लगता है अगर वहां पे ऑब्जेक्ट हो. तो यहाँ पे आप देखें, इट इज रेनिंग हैविली. अब रेनिंग जो है वो वर्ब है और इसके फौरन बाद हैविली लग गया. ठीक है. द शिप इज गोइंग स्लोली. यहाँ पे गोइंग वर्ब है, स्लोली जो है यहाँ पे एडवर्ब लग गया क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर है. शी स्पीक्स इंग्लिश वेल. अब यहाँ पे इंग्लिश जो है ये ऑब्जेक्ट है. अब ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो फिर स्पीक के बाद नहीं लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा वेल. ही डज हिज वर्क केयरफुली. इसी तरह केयरफुली आखिर में लगेगा. और अच्छा, फिर इसके बाद एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेस जो हैं प्लेस के, जो कि हमें जगह बताते हैं, मतलब हमें किसका आंसर देते हैं, वेयर का आंसर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल हेयर, देयर, वेयर, वेयर एवर, ऑन द वॉल. और इसके साथ जो टाइम हमें बताते हैं, जैसे नाउ, देन, येट, टुडे, मतलब हमें यह आंसर देंगे वेयर का, यह आंसर देंगे व्हेन का. तो वो जो है अक्सर लगते हैं वर्ब के बाद लगते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद लगते हैं. अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो वो भी इसी तरह. ही विल कम हेयर. अब यहाँ पे कम वर्ब है, ऑब्जेक्ट सॉरी यहाँ पे एडवर्ब लग गया. ही लुक्ड एवरीवेयर. ये भी उसी तरह है, ये भी वर्ब के बाद लगते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद लगते हैं, जो एडवर्ब ऑफ टाइम है और एडवर्ब ऑफ प्लेस है. अगर वहां पे व्हेन देयर आर टू और मोर एडवर्ब्स, अगर दो या दो से ज्यादा एडवर्ब्स हों वर्ब के बाद और उसके ऑब्जेक्ट के बाद, तो जो नॉर्मल ऑर्डर होता है उसमें आपने पहले मैनर लगाना है, फिर प्लेस लगाना है और फिर टाइम लगाना है. इसको आपने याद करना है एमपीटी से. एमपीटी, अगर आपने दो या दो से ज्यादा एडवर्ब्स लगाने हैं वर्ब के बाद, तो पहले आप मैनर लगाओगे, फिर आप प्लेस लगाओगे और फिर आप टाइम लगाओगे. जैसे शी सैंग वेल इन द कॉन्सर्ट. वी शुड गो देयर टुमारो इवनिंग. ही स्पोक अर्नेस्टली एट द मीटिंग. तो इसमें पहले मैनर है, फिर प्लेस है, फिर टाइम है. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि हमें आंसर देता है हाउ ऑफन का, कितनी बार. और कुछ खास दूसरे एडवर्ब्स हैं जैसे ऑलमोस्ट हो गए, ऑलरेडी, हार्डली, नियरली. ये जो है ना, ये नॉर्मली आते हैं सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में. सब्जेक्ट, बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, कि अगर जो वर्ब है वो एक से ज्यादा वर्ड पर मुश्तमिल हो. इफ देयर इज मोर देन वन वर्ड इन द वर्ब, अगर वर्ब में एक से ज्यादा वर्ड है तो दे आर पुट आफ्टर द फर्स्ट वर्ड, तो वो फिर पहले वर्ड के पीछे आते हैं. जैसे हिज वाइफ नेवर कुक्स. अब यहाँ पे जो नेवर है वो वाइफ के बाद और कुक्स जो वर्ब है उससे पहले आया है. ठीक है. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आएगा. अब देखें, ये वाइफ सब्जेक्ट है, कुक जो है वो वर्ब है, इसके बीच में आ गया नेवर. ही हैज नेवर सीन अ टाइगर. इसमें भी ही जो है वो सब्जेक्ट है और सीन जो है वर्ब है और नेवर इसके बीच में आ गया. आई हैव ऑफन टोल्ड हिम. यहां पर भी यही है. वी यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट. माई अंकल हैज जस्ट गॉन आउट. आई क्वाइट एग्री विद यू. ये सारी इसमें देख लें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो आया है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. अगर इफ द वर्ब इज एम आर वाज, these adverbs are placed after the verb. अगर वर्ब में, अगर जो वर्ब है वो is है या am है या are है या was है या were है, तो भाई ये जो adverbs होते हैं वो वर्ब के बाद लगते हैं. जैसे I am never, या वर्ब के बाद आ गया. He is always, we are just off. तो ये चीजें आपने, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं. वो adverbs, ये जो adverbs होते हैं ये अक्सर जो हैं usually put before an auxiliary verb. कुछ these adverbs are usually put before an auxiliary or the single verb be when it is stressed. अगर इसमें हमने stress देना है किसी बात पे, तो फिर हम इन adverbs को auxiliary से पहले लगाते हैं. Abdul has come late again. Yes, he always does. तो yes, he always, तो ये does से पहले हमने always लगा दिया क्योंकि हम यहाँ पे stress दे रहे हैं किसी बात पे. इसी तरह when will you write that, say but I already have written it. Already हम यहाँ पे stress दे रहे हैं किसी बात पे. ठीक है. इसी तरह ये I usually am free. Yes, I sometimes do. अब when an auxiliary is used alone in short response, अगर हमने auxiliary सिर्फ यूज करनी है छोटे छोटे रिस्पॉन्स में, as in the last example above, जैसे कि यहाँ पे yes आ गया, सिर्फ हमने लिखा yes या yes और no जो होते हैं छोटे छोटे, सिर्फ auxiliary हमने यूज करनी होती है, तो it is stressed and therefore the adverb comes before it.
अगर तो हमने उसके मतलब छोटा सा रिस्पॉन्स हमने देना है, ऑक्सिलरी यूज्ड होती है छोटे से रिस्पॉन्स के लिए, जैसे कि लास्ट एग्जांपल में हुई है, तो फिर और वो स्ट्रेस्ड होती है, तो इसलिए एडवर्ब जो होता है वो उससे पहले आता है। वो द ऑक्सिलरीज हैव टू एंड यूज टू प्रेफर द एडवर्ब इन फ्रंट ऑफ है। इस जैसे ऑक्सिलरी जैसे हैव टू हो गया, यूज टू हो गया, ये जो ऑक्सिलरीज हैं ये प्रेफर करते हैं कि एडवर्ब जो है इनके सामने हो, ठीक है, मतलब इनसे पहले हो। आई ऑफन हैव टू, तो हैव टू जो है उससे पहले आ गया। ही ऑलवेज यूज टू एग्री, अब एग्री से पहले जो है वो यूज टू आ गया, ठीक है, यहाँ पे समझ आ रही है आपको। उसके बाद जब कोई एडवर्ब मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को, तो जो एडवर्ब है वो पहले आता है। जैसे राना इज अ रादर लेजी बॉय, द डॉग वॉज क्वाइट डेड, द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, डू नॉट स्पीक सो फास्ट। अब यहाँ पे जो एडवर्ब है मॉडिफाई जो करे एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को, तो यहाँ पे एडवर्ब जो है वो पहले आ रहा है उससे। अब ये जो लास्ट में है, बट द एडवर्ब इनफ इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ड व्हिच इट मॉडिफाइज, लेकिन इन पूरे एडवर्ब में सिर्फ एक इनफ हमारे पास ऐसा एडवर्ब है कि जो उस वर्ड के आखिर में आता है जिसको ये मॉडिफाई कर रहा होता है। इज द बॉक्स बिग इनफ, अब ये बॉक्स को जो है वो मॉडिफाई कर रहा है लेकिन बिल्कुल आखिर में आया, तो ये एक एक्सेप्शन है हमारे पास। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बुक एक्सरसाइजेस, इंपॉर्टेंट बुक एक्सरसाइजेस, और बाकी जो पेजेस मैंने डिस्कस नहीं किए उनमें वो एक्सरसाइजेस जो है वो आपने खुद करनी है, मतलब उनको उस जगह को फिल आउट करना है। ये सारा जो समझाने वाली एक्सरसाइज थी वो मैंने आपको समझा दी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसको प्रैक्टिस करें, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसको बार बार आप प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डू इट बाय योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।